वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसे लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर वायरस अपना जीनोम होस्ट के अंदर इंटीग्रेट कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के बारे में, जो बैक्टीरियोफाज के लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। बैक्टीरियोफाज दो टाइप के लाइफ साइकिल प्ले करता है, पहला है लाइटिक और दूसरा है लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करने वालों को लाइसोजेनिक फाजेस कहा जाता है और लाइटिक वालों को लाइटिक फाजेस। लाइसोजेनिक फाजेस में आते हैं M13, T4, लैम्डा फाजेस, और ये ज्यादातर टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते, ये टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बहुत ही यूनिकनेस है। ये लाइटिक साइकिल से सिमिलर है, पर लाइसोजेनिक साइकिल फेवरेबल कंडीशन आने तक वो अपना जीनोम इंटीग्रेट रखता है होस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। और ये है दुनिया के सबसे यूनिक बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियोफाज का साइकिल। और बैक्टीरियोफाज को आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फेडरिक ने कैसे उसे डिस्कवर किया था 1980 में। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफाज बहुत ही यूनिक वायरस में से एक है। इसकी पूरी बॉडी होती है जिसके अंदर टेल फाइबर्स होते हैं, पिंस होते हैं, कैप्सिड होता है और उसके अंदर डीएनए होता है और ये उसे अटैचमेंट में मदद करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप होता है लाइसोजेनिक साइकिल का, वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन से मेरा मतलब है कि बैक्टीरियोफाज जाकर होस्ट सेल की सरफेस पर बाइंड हो जाएगा और इस सरफेस पर बैक्टीरियोफाज रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम फाज रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफाज होस्ट स्पेसिफिक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है अपने होस्ट की बाइंडिंग के अंदर। विदाउट रिसेप्टर की ये बाइंड ही नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, रिसेप्टर पर बैक्टीरियोफाज की बाइंडिंग होती है और उसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स पेनेट्रेशन। तो पेनेट्रेशन कैसा होता है, जैसे कि ये है टेल फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स, टेल फाइबर्स के नीचे एक और पार्ट होता है, वो है पिन। पिन एंड टेल फाइबर दोनों मिलकर बैक्टीरियोफाज की बाइंडिंग कराते हैं और फिर पेनेट्रेशन के अंदर पिन का बहुत बड़ा रोल है। पिन क्या करता है, ये ड्रिलिंग करता है। ये ड्रिलिंग कर होस्ट के सेल के अंदर एक होल बना लेता है और होल जैसे ही क्रिएट होता है, ये होस्ट के सेल की सेल वॉल को पेनेट्रेट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ वायरल जीनोम एंटर होता है, सिर्फ वायरस का जीनोम ही एंटर होता है। बाकी उसके स्ट्रक्चर, कैप्सिड, टेल फाइबर, पिंस, ये सब बाहर रह जाते हैं और सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है होस्ट के अंदर। और आप सोच रहे होंगे फिर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही पूरा वायरस कैसे बनाता है, तो वो हम देखेंगे आगे, कैसा इसका जीनोम इतना यूनिक है जो विदाउट जेनेटिक मशीनरी के, होस्ट की जेनेटिक मशीनरी यूज कर अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स, पेनेट्रेशन हो गया, फिर होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये लाइसोजेनिक साइकिल का बहुत ही यूनिक पार्ट है और ये इसे यही स्टेप उसे यूनिक बनाता है। इंटीग्रेशन से मेरा मतलब है कि इस जीनोम को हम प्रोवायरल जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवायरल जीनोम। तो स्टूडेंट्स, प्रोवायरल जीनोम वायरस का जीनोम है और फिर ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो होस्ट जीनोम है। तो होस्ट जीनोम के अंदर वायरल जीनोम का यानी प्रोवायरल जीनोम का इंटीग्रेशन होता है होस्ट जीनोम के अंदर, उस स्टेप को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और फिर ये बन जाता है प्रोफेज जीनोम, जिसके अंदर वायरल जीनोम भी होता है और होस्ट जीनोम भी। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के बाद रेप्लिकेशन का स्टेप आता है। रेप्लिकेशन का स्टेप ये वायरस का नहीं, ये होस्ट का है। होस्ट के अगर 20 सेल है तो 20 मिनट में 40 बन जाएंगे अगर इकोलाई को इन्फेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन में होस्ट सेल डिवाइड होते हैं और उसी तरह से जो वायरल जीनोम इंटीग्रेट हुआ है, प्रोवायरल जीनोम, वो भी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि रोलिंग सर्कल एक मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट, रेप्लिकेशन हो चुका है, मल्टीपल कॉपीज बन गई है, फिर यहाँ पर वायरल जीनोम क्या करेगा, अपने आप को सेपरेट करेगा और इस स्टेप को कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर जो वायरल जीनोम इंटीग्रेट हुआ था होस्ट के अंदर, इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा और यही वायरल जीनोम अब फेवरेबल कंडीशन मिलने पर मल्टीप्लाई हो चुका है अच्छी तरह से, खासा नंबर में, विदाउट कोई मेहनत के। इसने कोई मेहनत नहीं की, सेल ही मल्टीप्लाई हो रहा था और उसके जीनोम में ये इंटीग्रेट हुआ था। तो ये अपने आप ही इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो गई। तो हर सेल के अंदर ये डिटैच हो जाएगा और इस डिटैचमेंट ऑफ वायरल जीनोम फ्रॉम द होस्ट जीनोम को कहते हैं इंडक्शन।
तो स्टूडेंट्स इंडक्शन के बाद क्या होगा, जो हर वायरस करता है सिंथेसिस ऑफ वायरस पार्टिकल्स, कैप्सिड, टेल्स, टेल फाइबर्स, स्ट्रक्चर, डीएनए, ऑल दीज थिंग्स आर सिंथेसाइज। ये सब चीजें सिंथेसाइज होती है और इस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। फिर सिंथेसिस होने के बाद इन सब की असेंबली होती है। बैक्टीरियोफाज एक बहुत ही यूनिक वायरस है और इसे मैं यूनिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी टेल अलग जगह पर सिंथेसिस होती है, हेड, कैप्सिड सब सिंथेसिस होने के बाद ये मैचुरेशन के वक्त असेंबली होती है, यानी हेड की असेंबली होगी टेल पर, फिर टेल फाइबर्स अटैच होंगे, फिर पिन अटैच होगी, फिर रिसेप्टर्स बनेंगे उसके, इसी तरह से असेंबली होती है। और असेंबली के बाद ये मैचुरेशन फेज में जाता है, जहां पर इसकी साइज इंक्रीज होगी, थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, जो भी उसकी साइज बढ़नी थी वो बढ़ेगी। और फिर असेंबली और मैचुरेशन, ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है। और फिर असेंबली और मैच्योर होने के बाद जितने सेल रेप्लिकेट हुए थे उनके अंदर इंडक्शन तो हुआ है और ये सब असेंबली हो गई है रेप्लिकेशन के बाद, तो वायरस अब रिलीज करेगा और इस रिलीज फेज को हम लाइटिंग फेज कहते हैं। रिलीज फेज कैसे करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वायरस कैसे सेल को फाड़कर बाहर निकलेगा, कैसे सेल वॉल ब्रेक करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो वायरस होता है ये बहुत ही होशियार होता है। तो वायरस क्या करता है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है ये उससे ब्रेक करने के लिए एंजाइम सेक्रेट करता है। क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पर एंजाइम सेक्रेट करेगा और एंजाइम जैसे ही सेक्रेट होंगे तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होस्ट की सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, वो कमजोर पड़ेगी और जैसे ही कमजोर पड़ेगी तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ऑस्मोटिक लाइसिस होगा सेल का। क्या होगा, ऑस्मोटिक लाइसिस। यहाँ पर बैक्टीरियोफाज कोई लाइसिस नहीं कर रहा, यहाँ पर जब पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल के अंदर होल्स प्रेजेंट होंगे तो बाहर का जो सराउंडिंग का प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसकी वजह से सेल का लाइसिस होगा और जैसे ही ऑस्मोटिक सेल लाइसिस हुआ बैक्टीरियोफाज रिलीज हो जाएंगे और कई लाखों नंबर में हर सेल के अंदर से बैक्टीरियोफाज रिलीज होंगे। और फिर वो अगर हमने एक्सपेरिमेंट में देखना है तो हम प्लाक्स देखेंगे, प्लाक्स फॉर्मिंग यूनिट्स काउंट करेंगे और इतने सारे बैक्टीरियोफाज, मिलियंस ऑफ बैक्टीरियोफाज एक सिंगल होस्ट से बनने हैं, यानी एक सिंगल डीएनए इंटीग्रेट हुआ एक सिंगल बैक्टीरियोफाज का, फिर वो सेल के मल्टीप्लिकेशन के अंदर थ्रू आउटली उसका डीएनए जीनोम भी, प्रोवायरल जीनोम भी मल्टीप्लाई हुआ और फिर एक सिंगल कॉपी से मल्टीपल कॉपीज ऑफ बैक्टीरियोफाज बने। तो स्टूडेंट्स ये था लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज और ये परफॉर्म करते हैं T4, M13, साइफाजेस, सब फाजेस लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में क्लियर हो चुका होगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।